हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कैसे हम पहले ही अटेम्प्ट में कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर अपनी एक पोजीशन ले सकते हैं और उसकी एक मोस्ट प्रोबेबल एक अच्छा स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, रेगुलर वैकेंसी इसकी नहीं आती है और खुद से जो ये एग्ज़ाम ले रहे हैं वो ये आपको पता होगा। अगर मैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच की बात करूं तो यहाँ पर 2020 में आखिरी बार एग्ज़ाम इसका लिया गया था। तो आइए समझते हैं इसमें कि किस तरह से अगर हम एज अ टॉपर समझे चीज़ों को, एज अ पर्सन जिसको 110% यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, वो किस तरह से इसको चीज़ों को लेकर के जा सकते हैं, उसको समझते हैं। या फिर मैं अगर खुद भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता आज के दिन तो मैं कैसे अपनी तैयारी को आगे लेकर के जाता, तो वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टारगेट रखा जा रहा है यहाँ पर अपने लिए, अपने सेफ स्कोर के लिए, वो 170 प्लस मार्क्स का ही लिया जा रहा है। अगर आपको लगता है ये टारगेट बहुत ज़्यादा है तो आप तैयारी छोड़ दीजिए, कोई सेंस नहीं है तैयारी करने का। बिकॉज यहाँ पर आपको अगर सिर्फ कट ऑफ के लिए पढ़ना है तो कट ऑफ कुछ भी जा सकती है, वो आपको भी नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता, और जो आपको बता रहे हैं वो भी भगवान जाने कैसे बता रहे हैं बिना पेपर को देखे। जब तक हमारे पास पेपर नहीं आएगा तब तक हम कट ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं बता सकते दुनिया के किसी भी एग्जाम का। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बता सकते हैं कि एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है। सेफ स्कोर यानी कि एक ऐसा स्कोर जिसको हम अगर टारगेट करते हैं तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप एक्चुअली में सीरियस हैं कि आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ही करना है और ये आपके लिए एक जस्ट अनदर एग्ज़ाम नहीं है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 170 प्लस मार्क्स का ही होना चाहिए। ये बात आपको भी पता है क्योंकि आप सीरियस कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर आपका ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि ठीक है, मैंने बाकी एग्ज़ाम के लिए पढ़ा ही था, चलो ये एग्ज़ाम आता है, मैं एलिजिबल हूँ, चलिए इसको हम भर देते हैं, तो आप थोड़ा-सा, मैं चाहूँगा अपनी स्ट्रैटेजी को समझें, चेंज करें और इसको ऐसे कट ऑफ चेज़ ना करके टॉपर स्कोर को चेज़ करने वाली स्ट्रैटेजी पर ही फोकस करें। एक-एक करके आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे उसके अंदर पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो सिलेबस है, हमारे पास बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं है कि जो सब्जेक्ट्स हमें नहीं अच्छे लगते, जिनसे हमें उतना कंफर्ट नहीं आता, हम उनको छोड़ करके चले जाएं। ऐसा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास विकल्प ही नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण बहुत धुआंधार तरीके से लोगों को ये तुक्के लगेंगे और कोई भी यहाँ पर छोड़ के नहीं आने वाला है, 100% पेपर अटेम्प्ट होने वाला है। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं कोई टॉपिक छोड़ देता हूँ, तो आपको रिकंसिडर करना चाहिए। आप भले ही पूरा सब्जेक्ट ना पढ़ें लेकिन उसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर ज़रूर पढ़ें, जहाँ से सीआईएल काफ़ी बार सवाल पूछते रहते हैं। तो आपके जो भी सब्जेक्ट या जो भी ब्रांच से आप पढ़ रहे हो, आप भले ही आपको कोई सब्जेक्ट अगर कम पसंद है तो आप उसके ज़रूर से स्टडी नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो देखें, या जो शॉर्ट नोट्स या फिर जो ई बुक्स आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन की वेबसाइट पे मिलती हैं, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे बैलेंस प्रिपरेशन। कई बार हम लोग को लगता है कि हम लोग क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो क्यों ना हम टेक्निकल को ही पहले ज़्यादा फोकस दे दें और उसके बाद हम नॉन टेक बाद में देख लेंगे। यहाँ पर इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर से एक चैलेंज हमारे सामने आ सकता है। वो चैलेंज क्या है कि यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें इस एग्ज़ाम को बाकी और एग्ज़ाम से, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इंजीनियरिंग सर्विसेज से कंपेयर करूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहाँ पर भी हमारा नॉन टेक आता है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ नॉन टेक नहीं आता, वहाँ पे नॉन टेक भी आता है और वहाँ पे टेक भी आता है, राइट? तो आपके पास और टेक वहाँ पर 2 बार आता है, यानी कि प्री में और मेंस में। गेट की बात करूँ, गेट में भी आपको भले ही 10 सवाल नॉन टेक के मिलते हैं एप्टीट्यूड के, लेकिन उसके बाद मेजॉरिटी सिलेबस टेक्निकल का है। तो आप टेक्निकल पे भी अगर ज़्यादा फोकस करते हैं और नॉन टेक को सिर्फ आप पास करने भर ही अटेम्प्ट करते हैं, तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं दोनों ही एग्जाम्स में। सेम गोज विद एसएससी जेई भी। एसएससी जेई में भी आपको इनिशियली जो है नॉन टेक और टेक का बराबर भले ही आपको चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बाद में आप टेक्निकल फोकस्ड ही एग्जाम देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिंगल स्टेज एग्जाम होने के कारण यहाँ पर जो हमारा नॉन टेक और टेक है, दोनों का जो प्रपोर्शन है वो सेम है, 100 मार्क्स ईच। यानी कि डज नॉट मैटर कि आपका टेक्निकल कितना स्ट्रांग है या आपका नॉन टेक्निकल कितना स्ट्रांग है, अच्छा परफॉर्मेंस तभी माना जाएगा या आप अच्छा तभी परफॉर्म करेंगे जब दोनों में ही आपकी पकड़ मजबूत होगी। तो यहाँ पर हमें एक एक करके इनको नहीं लेना है, टेक और नॉन टेक को, हमें साथ में ही इनको पढ़ना होगा। इस पे हम और विस्तार से अभी चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंदर। साथ ही साथ यहाँ बात करते हैं हम लोग कि हमें ऐसे ही एमसीक्यूज को सॉल्व करना है जो इस एग्जाम से ओरिएंटेड है। एक नई चीज़ जो है वो अभी चल रही है बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर,
मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत से लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि क्योंकि गेट का सिलेबस यहाँ पर एग्जैक्ट सेम गेट का सिलेबस दिया गया है तो गेट लेवल के क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। ये बात आपको मैं बता दूं, ऐसा कहना गलत है। बिकॉज यहाँ पर अगर हम नॉर्मल लॉजिक भी लगाते हैं तो यहाँ गेट में 65 क्वेश्चंस को 3 घंटे में करने का वक्त मिलता है। यहाँ पर आपको सेम टाइम में 200 सवालों को सॉल्व करना है। लेवल सेम हो ही नहीं सकता। तो लेवल की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, लेवल कॉन्सेप्चुअल रहेगा पर उतना ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं रहेगा, उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं रहेगा। फिर आता है हमारे आखिरी जो स्ट्रैटेजी होगी, दैट इज द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है, डज नॉट मैटर आप कौन सा टेस्ट देते हो। आपके लिए हर टेस्ट में, जीवन के हर पड़ाव पे इवन मॉक टेस्ट ज़रूरी होता है। कहीं भी अगर आपका टेस्ट होना है तो उससे पहले आपको मॉक तो ज़रूर देना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं गेट और सीआईएल, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो वहाँ से आप कैसे अपनी तैयारी को शिफ्ट करें, इस पर मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आपने गेट की शिद्दत से तैयारी करी है तो अब आपको जो है यहाँ पर जो आप डेप्थ पे फोकस करते थे, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करते थे, वहां से अब आपका जो शिफ्ट है वो आपका ब्रेड्थ ऑफ द सिलेबस पे जाएगा और फैक्ट पे जाएगा। जहां आप एनएटी और हैवी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे वहां आप डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड वन स्टेप वाले क्वेश्चंस को करने में जाएगा। लो वेटेज टॉपिक आप यहाँ पे स्किप कर सकते थे। यहाँ पर आपको 100% सिलेबस को ही फोकस करना पड़ेगा। एक्यूरेसी यहाँ पे ज़्यादा आपको रखनी होती थी, स्पीड का यहाँ पे कोई गेम नहीं है इतना ज़्यादा। यहाँ पर हाई स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों को हमें साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ये बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ टॉपर्स माइंडसेट की या स्ट्रैटेजी की। तो देखो यहाँ पर होगा क्या कि एक पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति जिसने ये करो या मरो वाली सिचुएशन है उनके लिए, वो यहाँ पर जो अपना टारगेट लेके चलेंगे वो 170 180 का लेकर ही चलेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये सोचें कि नहीं यार हम लोग चलो कट ऑफ क्लियर करने के लिए ही टारगेट करते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए मैं बता दूं चैलेंज जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। बिकॉज आप वहाँ पर जहाँ भी आप अगर कट ऑफ की तैयारी करते हो तो आपका जो स्कोर है वो हो सकता है कम रह जाए। आपको ये चीज़ दुनिया में हर जगह नज़र आती है। अगर हम नॉर्मल हमारे घरों की सड़कों की बात करें, हाईवे की बात भी करें, तो हाईवे को डिज़ाइन जो किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है 120 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए। लेकिन उसके बाद भी मैक्सिमम जो सेफ स्पीड रखी जाती है वो 120 वाली सड़क पर 100 किलोमीटर पर आवर की रखी जाती है। 150 किलोमीटर पर आवर की डिज़ाइन स्पीड है लेकिन सेफ स्पीड उसमें 120 किलोमीटर पर आवर रखी जाती है। यहाँ भी वही है बच्चे, जो भी आप मैक्सिमम टारगेट करोगे, आपको जाहिर सी बात है आपने अगर 180 की तैयारी करी है तो कहीं ना कहीं आप उससे थोड़ा सा लैग ही करेंगे, या हो सकता है आप अच्छा भी करें, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आप उससे अच्छा नहीं कर सकते। इसके बाद आता है हमारा दूसरी चीज़ विच इज़ द पैरेलल प्रिपरेशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल को आपको साथ में लेकर के ही चलना पड़ेगा। हमारे पास इसके लिए कोई विकल्प ऐसा नहीं है जहां हम पहले टेक्निकल पढ़ लें फिर नॉन टेक पढ़ लेंगे, क्योंकि टाइम इतना कम है कि जब तक हमारा दूसरे पार्ट की बारी आएगी तब तक पहले पार्ट का रिवीजन करने का टाइम आ चुका होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर डेली डेली जो है एलोकेशन करना पड़ेगा आवर्स को, हमारे बेस्ड ऑन हमारा पूरा का पूरा जो कवरेज है वो। राइट, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला काम है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ये आपका सबसे कम टाइम लेना चाहिए। वो स्टूडेंट जिनकी जीरो तैयारी है, जिन्होंने आज तक किताब नहीं उठाई है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करी है, आपके लिए ये बहुत चैलेंजिंग एग्जाम है। एंड ये चैलेंजिंग इसलिए है बिकॉज यहाँ पर टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है। एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एटलीस्ट एक बार तैयारी करी है, एटलीस्ट उन्होंने इतना पढ़ा हुआ है, उनको शायद हो सकता है उनका स्कोर अच्छा ना आया हो लेकिन उन्हें नॉलेज है सब्जेक्ट्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, उनके लिए ये वाला पार्ट काफ़ी इजी हो जाएगा, उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। इसके बाद आपका फोकस होना चाहिए फॉर्मूलाज पे भी, ऐसे फॉर्मूलाज जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिज़ाइन वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप अवॉइड करेंगे, डेरिवेशंस को आप अवॉइड करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार जरूर लगाइएगा ताकि आपको अंदाजा लगे किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। वहीं हम बात कर सकते हैं, फिर आपको मिनिमम 100 एमसीक्यूज जो है पर चैप्टर सॉल्व करने चाहिए। एंड फिर आपके जो रिवीजन नोट्स हैं उन्हें रेफर आपको करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारा पेपर 1 की स्ट्रैटेजी का, ठीक है, यहाँ पर 90 डेज नहीं है हमारे पास, सिर्फ यहाँ पर जो मौजूद होंगे दैट विल बी 45 डेज। तुम 45 डेज का ही टारगेट लेकर के चलो, 90 डेज आपके पास वैसे भी नहीं होने वाले हैं अगर हम एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के तैयारी करते हैं तो। नॉन टेक में आपके पास रीजनिंग भी है, आपके पास इंग्लिश भी है, जीके भी है और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी है।
देखो रीजनिंग में आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज रीजनिंग क्या है, प्रैक्टिस से आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी मेमोराइज करने वाली चीज़ नहीं है, और इसका जो सिलेबस है वो समंदर नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे जीए और अवेयरनेस की, यहाँ थोड़ा हमें लगता है कि बहुत ब्रॉड चीज़ें हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, ज़्यादा नॉलेज नहीं हो सकती है, हमें ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ पता हो। लेकिन रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और हमारा इंग्लिश, ये हाई स्कोरिंग हो जाते हैं, जिनमें आपको पता है कि इतना ही है सिलेबस और इतने से ही ये पूछ पाएंगे। ठीक है, आपको मिनिमम 15 से 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे जब हम एंड में अपनी तैयारी पर आ जाएंगे। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर जो ये हो जाता है कि हमारे पास जब आखिरी के 15 दिन बचेंगे, उसमें क्या करना है। आखिरी के 15 दिनों तक, पहले तो मैं आखिरी के 15 दिन बचेंगे तो दोबारा से वीडियो डाल ही दूंगा, लेकिन अगर आपने यही समझना है क्या करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो कोई भी नया टॉपिक नहीं छुएंगे, अपने बड़े वाले नोट्स को नहीं छुएंगे, डेली मॉक्स लगाएंगे, और मॉक्स में जो गलतियां आपको मिलती हैं उनको आप रेक्टिफाई करेंगे, उनको आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा उद्देश्य होना चाहिए 85 से 90 टेक्निकल में, 80 से 90 नॉन टेक्निकल में लाने का। ओवरऑल आपका स्कोर 170 से 180 होना चाहिए। आपको अपने दिन के 6 से 7 घंटे मिनिमम निकाल के देने ही देने हैं। आप अगर 7 आवर्स देते हैं तो 7 आवर्स में से आपको 5 आवर्स अपने टेक्निकल पे फोकस करना है, और यहाँ पे बचे हुए 2 घंटों को आपको अपने नॉन टेक्निकल पे देना है। ये 5 घंटे में से भी आपको 70% टाइम जो है अभी इनिशियली 20 दिन में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे देना है, और 30% टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे देना है। और यहाँ पे 2 घंटे टाइम में भी सेम 70%, और यहाँ पर 30% का फंडा काम में आएगा। यहाँ पर एक्चुअली आपको 70% नहीं 50-50 देना चाहिए, बिकॉज आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो यहाँ पे आप 50% दीजिए अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को, 50% दीजिए प्रिपरेशन को। यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, जब भी आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उसके लिए आप ज़रूरी है कि स्टॉप वॉच लगा करके सॉल्व कीजिए, बिकॉज अभी आपके पास जो एग्जाम सामने है वो टाइम ओरिएंटेड है, यानी कि यहाँ पर टाइम का भी सारा गेम देखा जाएगा, सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं, यहाँ पे आपका जो टाइम के साथ मैनेजमेंट है वो भी चेक किया जा रहा है। तो ये हो गया बेटा एक फाइनल। मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन जो है, इट इज़ नॉट डिसाइडेड बाय हाउ मेनी लेक्चर्स यू विल वॉच, सिलेक्शन इज डिसाइडेड बाय हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आंसर करेक्टली इन द एग्जामिनेशन। तो आपका फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को फॉलो कर लूँ, फ़ायदा नहीं है। आप एक ही रिसोर्स पकड़िए और उसी को मल्टीपल बार रिवाइज कीजिए, उससे आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के पास एक रिलायबल रिसोर्स की कमी हो, तो आप रिलायबल रिसोर्स के लिए फॉलो कर सकते हो एंड चेकआउट कर सकते हो एग्जाम ऑन एजुकेशन के जो हमारे बैचेस चल रहे हैं, पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर के। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो कार्बन बैच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है और सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी है, यहाँ पर हम चेकआउट करते हैं इन सारे बैचेस के अंदर। और अभी स्पेशली यहाँ पर क्या है कि आपका जून का जो मंथ एंड सेल है वो भी चल रहा है, बट मैं आपको बोलता हूँ सेल वेल अभी मत देखो, आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि अगर आपको एक्चुअली में चाहिए एक ऐसा पर्टिकुलर रिसोर्स जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाए। अब इस पर्टिकुलर रिसोर्स में सारी चीज़ें कैसे हैं, तो बेटा इन सारे जितने भी हमारे कार्बन बैचेस हैं, इन सारे बैचेस के अंदर आपको टेक्निकल क्लास दी जाती हैं और नॉन टेक्निकल क्लास भी दी जाती हैं। दोनों का दोनों इसी के अंदर कवर किया जाता है, अलग से आपको कुछ भी नहीं लेना पड़ता है। और इन दोनों के अंदर टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, दोनों में ही थ्योरी क्लासेस अलग से चलती हैं और प्रैक्टिस बैच का जो एक्सेस है वो इसी में रहता है। तो प्रैक्टिस क्लास में भी आप लोग एनरोल करते हो साथ के साथ साइमल्टेनियसली, यानी कि इसी अमाउंट के अंदर टेक नॉन टेक दोनों, और दोनों का थ्योरी और दोनों का प्रैक्टिस बैच आप देख पाते हो। हर क्लास के बाद, थ्योरी क्लास के बाद 20 क्वेश्चंस की आपको वर्कशीट मिलती है, यानी कि डीपीपी मिलती है, ताकि आप नए सवाल लगा पाओ। हर प्रैक्टिस बैच के बाद आपको 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बैच के बाद एक डीपीपी मिलता है, यानी कि हर दिन आपको 70 सवाल मिलते हैं 6 दिन तक हफ्ते के, क्योंकि हम लोग संडे को क्लास नहीं रखते हैं। तो 6 डेज आप लोगों को 70 सवाल मिलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको पर डे 70 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो 420 सवाल जो है आपके पास कुल रहेंगे। 420 भी नहीं रहेंगे, इससे ज़्यादा ही रहेंगे, क्योंकि आपको जो है हर क्लास में यहाँ पे भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर मैं 10 क्वेश्चन भी मान लेता हूँ यहाँ पर करवाए जाएंगे, तो 480 क्वेश्चन जो हैं आपके पास हर हफ्ते में होंगे। सारे के सारे ये 480 क्वेश्चन होंगे टेक और 480 क्वेश्चन होंगे आपके नॉन टेक। प्लस आपको इसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस दिए जाएंगे अलग से एज अ वर्कबुक।
साथ ही साथ इसमें आपको ई बुक भी मिलती है जो हमारे चैप्टर वाइज जिसमें नोट्स रहते हैं। ये कंसाइज नोट्स रहते हैं ताकि आपको डिटेल में पढ़ना ना पड़ जाए चीज़ों को, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं पे आप फोकस रहे। लिखा सब होगा लेकिन उसको एक कंसाइज फॉर्म में लिखा जाएगा जो CIL ओरिएंटेड है। उन नोट्स को आप फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आप CIL के लिए यूज़ करेंगे आपके लिए परफेक्ट या मोर देन परफेक्ट रहेंगे। इसी कार्बन बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको बोला जाएगा कि आपको हम 50 मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन ये 50 से ज़्यादा ही होंगे बाय द एंड ऑफ दिस प्रिपरेशन। आप खुद भी देख लेंगे, ये वीडियो यहीं पर है, आप आकर के इसको चेक भी कर पाएंगे जब भी आपकी तैयारी आखिरी पड़ाव पर होगी। 50 मॉक टेस्ट बोले जाएंगे आपको, पर देंगे इससे ज़्यादा ही। ठीक है सर, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, साथ ही साथ क्लास नोट्स मिलते हैं, और आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं, मेरे से, या फिर आप जो शिवम सर हैं आपके मैकेनिकल के, उनके साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। और एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन का एक बेनिफिट और जो रहता है वो ये रहता है कि एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास यहाँ पर सेल्स वालों का नंबर नहीं होता है, उनके पास होता है फैकल्टी का नंबर। तो अगर आपको भी कोई भी प्रकार का डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है आपको किसी भी चीज़ को लेकर के एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो आप कॉल कर सकते हो मुझे या फिर शिवम सर को। और आपको जो कॉल करना है वो इस नंबर पे करना होगा। ये कॉल या फ़ोन नंबर या तो शिवम सर उठाएंगे या मैं उठाऊंगा, बेस्ड ऑन कि कौन किसकी क्लास में कब चल रहा है। अगर सर की क्लास है तो मैं उठाऊंगा ये नंबर, अगर मेरी क्लास है तो सर उठाएंगे। लेकिन जब क्लास पूरी हो जाएगी तो आपको जिससे भी बात करनी है उनसे आपकी बात हो जाएगी। पॉइंट इज, ये नंबर कभी भी कोई सेल्स पर्सन नहीं उठाएगा या कोई मैनेजमेंट का आदमी नहीं उठाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपसे कनेक्ट होने का तरीका है हमारा, ताकि आपकी कोई भी समस्या है उसका समाधान डायरेक्टली आपको मिल पाए कम वक्त में। सो आई होप मैं आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग दे पाया हूँगा कि आपकी आगे की CIL की तैयारी अब कैसी नज़र आनी चाहिए। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया, आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में हार्ट साइन ज़रूर बना के भेजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइए कि और किस पर्टिकुलर डोमेन में आपको चैलेंज आ रहा है अपनी तैयारी को लेकर के, कोल इंडिया लिमिटेड या और किसी एग्जाम में, या कोल इंडिया लिमिटेड में किस प्रकार की और आपको टेक्निकल क्लास की ज़रूरत है वो भी आप बताइए, YT पर जो आपके लिए मैं प्रोवाइड करवा सकूं। बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर पूरे दिन एग्जाम ऑन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर CIL के लिए क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिस, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो या नॉन टेक हो। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। बाय बाय।